नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए आज एलएलबी थर्ड ईयर और बीए एलएलबी फिफ्थ ईयर का पेपर थर्ड यानी प्रशासकीय विधि यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूँ। मैं 25 ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको मैं अभी कराता हूँ प्रशासकीय विधि के बारे में आपको बताता हूँ। प्रशासकीय विधि क्या होता है? यानी प्रशासनिक विधि सार्वजनिक विधि की एक शाखा है और जिसका मुख्य उद्देश्य शासन के विभिन्न अंगों के संगठन यानी शक्तियों, कृत्यों, अधिकारों तथा दायित्वों से है। और प्रशासनिक विधि के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के स्वरूप अथवा उनके गठन, उनकी शक्तियों तथा उनके कर्तव्यों को निश्चित किया जाता है। इसके अंतर्गत हम प्रशासकीय कार्यकलापों संबंधित उन सभी नियमों, कानूनों और कार्यप्रणालियों का अध्ययन करते हैं जो प्रशासनिक मशीनरियों को सुचारू पूर्वक संचालन करने और उन पर नियंत्रण रखने में सहायक हों। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रशासन के अनुचित अथवा अवैध कार्यों पर नियंत्रण रखना। ठीक है, तो हमारा प्रथम प्रश्न है इसका विधि शासन यानी विधि का शासन की परिभाषा डायसी ने अपनी किस पुस्तक में की है या दी है? तो ये डायसी विधि शासन के जनक कहलाते हैं। इनकी पुस्तक है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें विधि शासन की परिभाषा दी है या विधि शासन को परिभाषित किया है। हमारा दूसरा प्रश्न है डायसी ने विधि शासन के कितने अर्थ बताए हैं? तो उन्होंने 3 अर्थ बताए हैं। कितने? 3। पहला है विधि की सर्वोच्चता, दूसरा है विधि के समझ समानता और तीसरा है विधि का स्रोत संविधान नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, विधि शासन का उचित समन्वय देश की संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में निहित है। यह कथन किसका है? तो कथन है प्रोफेसर वेड का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, प्रशासनिक विधि वह विधि है जो प्रशासन का संचालन करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अर्ल जॉबिट का। अर्ल जॉबिट ने बताया कि प्रशासनिक विधि वह विधि है जो प्रशासन का संचालन करती है। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसकी पुस्तक है? तो पुस्तक है डॉक्टर MP जैन की। ये इंपोर्टेंट पुस्तक है, आप इसको नोट कर लें। अगला प्रश्न है 6 यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर। इस सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? तो मॉन्टेस्क्यू ने की थी। ये फ्रांसीसी विधिवेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है संख्या 7, इन राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है जो कि मंत्रिमंडल की सहायता से देश का शासन चलाता है। हमारे देश भारत के बारे में ये कथन है। और सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद ये किसके प्रति उत्तर होती है? सामूहिक रूप से तो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति, यार मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तराई होती है सामूहिक रूप से। अगला प्रश्न है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह है कि विधायिका कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका के बीच आवेक्षण तथा संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस के द्वारा संतुलन बनाए रखा जाता है ताकि सरकार की यानी कि सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। यानी सभी बॉडी अपना कार्य करने में सक्षम है और कोई भी बॉडी एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बताता है। यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर चलें, किसी के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना करें। ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 10, विधि यानी कि विधान सर्वोच्च या अधीनस्थ होता है तथा सर्वोच्च विधान की उत्पत्ति राज्य की सर्वोच्च सत्ता से होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है सामंड का। सामंड ने ये बात बताई थी। उन्होंने बताया विधान सर्वोच्च या
अधीनस्थ होता है तथा सर्वोच्च विधान की उत्पत्ति राज्य की सर्वोच्च सत्ता में होती है या से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रत्यायोजित विधान एवं सशर्त विधान का अंतर किस वाद में स्पष्ट किया गया है? तो इसका ये वाद है हमदर्द दवाखाना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1960 SC 594, इस वाद में अभिनिर्णय किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्राकृतिक न्याय एक मानवतावादी सिद्धांत है जिसका अभिप्राय विधि में निष्पक्षता निहित करना है। यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया? तो इसका अर्थ है मेनका गांधी बनाम भारत संघ की बाद में ये बात कही गई थी। अगला प्रश्न है नैसर्गिक न्याय के लिए आवश्यक तत्व है। ये इम्पोर्टेंट तत्व यानी कि 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। इनमें से प्रथम है सूचना, दूसरा है सुनने जाने का अधिकार और तीसरा है निष्पक्ष न्याय अधिकरण का अधिकार और चौथा है सामान्य न्याय की प्रक्रिया। ये महत्वपूर्ण प्राकृतिक न्याय के आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न है संख्या 14। न्याय को सुरक्षित रखना तथा अन्याय को रोकना किसका मुख्य उद्देश्य है? यानी न्याय को तो सुरक्षित रखना है और अन्याय को रोकना है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्राकृतिक न्याय धर्मनिरपेक्ष जीवन का सर्वव्यापी तथ्य है। यह कथन किस विधिवेता का है? तो ये महत्वपूर्ण कथन है। तो ये कथन है न्यायाधीश कृष्ण अय्यर का। ये पूर्व न्यायाधीश हैं। प्रश्न संख्या 16। पक्षपात का वर्गीकरण किया गया है 3 मुख्य बिंदुओं के आधार पर। ये बिंदु हैं धन संबंधी हो या व्यक्तिगत हो या शासकीय हो, वो पक्षपात के दायरे में आएगा। कोई भी न्यायाधीश जब वाद की सुनवाई कर रहा है तो उसे धन संबंधी हितधारी ना हो और उसका कोई व्यक्तिगत संबंध ना हो और ना ही उसका कोई शासकीय हित हो। अगर इनमें से कोई भी हित आएगा तो वह पक्षपात का वर्गीकरण माना जाएगा और उस वाद की सुनवाई नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है सरवण या सुनवाई के अधिकार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इसका प्रथम तथ्य है पूर्व सूचना का अधिकार यानी व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार, प्रतिपरीक्षण का अधिकार, प्रतिपरीक्षण करने का अवसर और प्रतिवाद करने का समुचित समय या अधिकार होना चाहिए। ये सरवण या सुनवाई के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किसी भी व्यक्ति को जब न्यायालय बुलाता है तो उसे पूर्व सूचना देता है और उसे व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार भी देता है और प्रतिपरीक्षण करने का अवसर भी देता है और प्रतिवाद करने का समुचित समय भी देता है, जिससे वो अपने आरोप को, इस पर जो आरोप लगा है उसके बारे में वह अपना पक्ष रख सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। राज्य के कार्यों का वितरण 3 मुख्य श्रेणियों में किया गया है। यानी कि नंबर 1 विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका यानी न्यायिक। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण कौन है? संस्था यानी कि कार्यपालिका यानी प्रशासनिक कार्य ही बोलते हैं, इसे करने वाले को कार्यपालिका बोलते हैं। इसमें सभी ऑफिसर्स आते हैं और विधायिका हमारी संसद और न्यायपालिका जुडिशरी आती है। 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिसके आधार पर राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाया जाता है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है भारत के संविधान में न्यायालयों को प्रशासनिक कृत्यों पर नियंत्रण रखने और उनकी न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार दिया गया है। तो ये आर्टिकल है 32, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वो रिट जारी करने का अधिकार है। रिट जारी जब भी कर सकते हैं जब उसका दायरा मूल अधिकारों से संबंधित हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख की उत्पत्ति किस देश में हुई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप ध्यान रखें। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो ये इंग्लैंड में हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखें। आपकी परीक्षा के अनुसार ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और 25 प्रश्न है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है या किसकी पुस्तक है?
तो मैटलैंड की ये पुस्तक है। इन्होंने इसमें रिट संबंधी आधार को बताया है क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री पुस्तक में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, लोकपाल यानी एम्बेडसमैन का सूत्रपात सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो 1809 में स्वीडन में सर्वप्रथम लोकपाल का उदय हुआ या सूत्रपात हुआ। ध्यान रखना, लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है, प्रशासनिक विधि प्रशासन की शक्ति का अध्ययन है, यानी अर्ध न्यायिक है, ये पूर्ण न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक है। ध्यान रखना 23। अगला प्रश्न है प्रशासनिक विधि एवं संवैधानिक विधि एक दूसरे से क्या हैं? प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि एक दूसरे मिलती जुलती विधियां हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है 25, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग यानी 1964 में इसका गठन हुआ। इसकी जांच करता है सरकार, यानी सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच करता है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न LLB 3rd ईयर और BA LLB 5th ईयर के छात्रों के लिए। आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोटेट करके आपके समक्ष पेश किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।